हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी अभिव्यक्ति और माध्यम यानी जनसंचार और अभिव्यक्ति और माध्यम की बुक में, और ये आपकी कोर और इलेक्टिव दोनों में लगती है। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको संपूर्ण साहित्य करवा दिया है, व्याकरण की भी काफ़ी वीडियो डाली है, वो भी आप देख सकते हैं। जो कि जितना भी मैंने पाठ्यक्रम डाला है सभी पाठ्यक्रम को देखते हुए, यानी जो आपका टीचर में जो लगता है HPSC PGT स्क्रीनिंग में जो पाठ्यक्रम लगता है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो डाली है। इसके साथ साहित्य, जिसमें साहित्य आता है, व्याकरण आता है और NCERT आता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो आप अपने पाठ्यक्रम को अच्छी प्रकार से जानते होंगे, जिसमें आपका साहित्य है, व्याकरण है और NCERT है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है और ये कंप्लीट कोर्स मैं निःशुल्क करवा रही हूँ। तो अब बगैर समय गवाए हम इसकी शुरुआत करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर सकते हैं। कहानी हमारे जीवन का अंग है। भाई कहानी है वो हमारे जीवन का क्या अंग है, जिसमें क्या है, आपका अविभाज्य है, अनावश्यक है, व्यर्थ है और बेकार है। तो एक बार मैं इसके पाठ का नाम बता देती हूँ, कहीं आपको कंफ्यूज हो कि ये पाठ कहाँ से मैम करवा रही है। ठीक है, वैसे ये तो आपको पता चल गया होगा, ये अभिव्यक्ति और जनसंचार अभिव्यक्ति और माध्यम का है। तो इस पाठ का नाम बच्चों कैसे लिखी कहानी। ठीक है, कैसे लिखे कहानी। इसमें आपका अविभाज्य ऑप्शन में अनावश्यक है, व्यर्थ है, बेकार है। कहानी हमारे जीवन का अविभाज्य, ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर रहेगा, अविभाज्य है। अविभाज्य का मतलब होता है कि हम उससे अलग नहीं हो सकते हैं। अब देखो, मान ले कहीं ना कहीं हम कहानी से जुड़े रहते हैं, और ये नहीं कि हम कहानी किसी से सुने, अपनी दादी और नानी से, तो वही कहानी होती है। ये भी होती है, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, आप किसी कोचिंग पर जा रहे हो या कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, और रास्ते में कोई ऐसी आपने घटना देखी या आपने बहुत हंसी मजाक वाली देखी, जिसे आप घर के बताओगे, ये घर आकर ये हुआ वो हुआ, या कोई ऐसी दुखद घटना देख ली, तो आपने देखा होगा कि कई बार उस बात को आप लंबी चौड़ी खींच देते हो। तो आप सामने वाला बोलता है भाई कहानी मत सुनाओ, जल्दी बताओ आगे क्या हुआ। तो वो भी एक प्रकार की कहानी ही है। पर प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव को क्या करना चाहता है, अपने तक सीमित रखना चाहता है। आप किसी को नहीं बताना, केवल बेटों को बताना, बांटना। तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, अपने अनुभव को बांटना चाहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर रहेगा। मान लीजिए आपने कोई टेंशन हो गया आपके दिमाग में, तो आपको क्या लगेगा कि कोई मतलब मैं इसका सॉल्यूशन कैसे करूं, इसका समस्या का समाधान करूं। तो आप किसी न किसी से वो बात अपनी विचार विमर्श करोगे, चाहे कोई भी आपका अपना हो। ठीक है, या फिर खुशी की कोई बात होती है तो आप बहुत ज़्यादा खुश होते तो भी आप शेयर करना चाहते हो। कहानी मानव जीवन की किन वृत्तियों को शांत करती है। वृत्तियों का मतलब होता है जो आपका स्वभाव होता है। भूख और ईर्ष्या, जिज्ञासा, उत्सुकता और कौतूहल, जिज्ञासा और करुणा, उत्सुकता और ईर्ष्या। तो जिसमें ऑप्शन नंबर डी आएगा, जिज्ञासा, उत्सुकता और कौतूहल। कौतूहल मतलब कि आप अंदर जानने की इच्छा होती है और आप जल्दी से हमें इसकी मतलब इस बात का पता चल जाए। तो मतलब कि एक अंदर से जो आपकी जो क्यूरी होती हैं, जो आपके प्रश्न होते हैं, जो आपके सवाल होते हैं, उनको शांत करती है कहानी। साहित्य में कहानी की विधा क्या कही जाती है। साहित्य में प्राचीन विधा, बेकार विधा, लोकप्रिय विधा, अनावश्यक विधा। तो ये आप सभी जानते हैं कि लोकप्रिय, ये लोकप्रिय का मतलब होता है जो लोगों को प्रिय होती है, सभी को अच्छी लगती है। तो देखो ऑप्शन काटने के बाद मान लिया आपने नहीं भी पढ़ा है तो अनावश्यक, बेकार ये तो होगी नहीं। प्राचीन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन आप इन दोनों को अच्छी तरह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लोकप्रिय, हमें भी कोई कहानी सुनाता है तो हमें लगता है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, एक उत्सुकता सी होती है। तो एक मतलब कि एक आनंद सा आने लगता है। भारत में किस ग्रंथ की कहानियां लोकप्रिय हैं। कादम्बरी, हितोपदेश, कथा, सरिता, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियों में है, उसमें क्या ज़्यादातर ये कहानियाँ छोटे बच्चों को के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। वैसे कहानियाँ बड़ी शिक्षाप्रद होती है, छोटी छोटी होती हैं। मैंने कई बार इनको पढ़ा है। बिल्कुल छोटी छोटी कहानियाँ होंगी, एक एक दो दो पेज की, लेकिन बड़ी शिक्षाप्रद होती हैं और इनको पढ़ने में बहुत मज़ा आता है।
अक्सर बच्चे किससे कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं? माँ से, मित्रों से, नानी दादी से, पिता से। तो अक्सर बच्चे नानी और दादी से कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं। किसका अंग, कहानी किसका अंग? जीवन का, मानव स्वभाव का, शिक्षा का, धर्म का। तो बच्चों आपका उत्तर है कि मानव स्वभाव। भाई प्रत्येक व्यक्ति कहानी से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा है, ठीक है, किसी न किसी प्रकार से जुड़ा होता है। चाहे वो मतलब कि ये नहीं कि हम दादी या नानी के पास बैठे हैं तो वो कहानी होती। कहानी का मतलब कि है कि हम एक दूसरे की बातों को जानते हैं ना, कि आज क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था। मतलब कि जब कुछ अतीत की, कुछ यानी कुछ भूतकाल की कुछ बातें घटी, तो वो भी एक प्रकार से कहानी ही होती है। कहानीकार घटनाओं में किसका मिश्रण करता है? कल्पना का, व्यंग्य का, हास्य का, यथार्थ का। तो ये भी आप सभी जानते हैं, कहानियाँ ज़्यादातर काल्पनिक आधार पर। कल्पनाओं में एक राजा था, एक जिन था, इस तरह की आपने कहानियाँ सुनी होगी। किस कहानी की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है? लिखित कहानी की, ऐतिहासिक कहानी की, मौखिक कहानी की, धार्मिक यानी मौखिक कहानी की। यानी जब हम मुख के द्वारा पढ़ते हैं तो इतना आनंद है, जैसे कोई हमें कोई सुनाता है तब हमें ज़्यादा आनंद आता है, तो इसमें मौखिक कहानी होगी। पंचतंत्र किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई? ऐतिहासिक कहानियाँ, धार्मिक, मनोरंजन। तो ये है पंचतंत्र में शिक्षाप्रद कहानी। देखो मनोरंजन तो होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ मनोरंजन करना ही उद्देश्य नहीं है, इसके साथ कुछ न कुछ हमें जीवन की कुछ नई बातें, कुछ नई शिक्षा सिखाना भी उद्देश्य होता है। तो आप मनोरंजन पर नहीं जाओगे, आप शिक्षाप्रद में जाओगे। आगे बढ़ते हैं। कहानी का पहला तत्व क्या होता है? देखो बच्चों, कहानी के 3 तत्व होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहला तत्व होता है कथानक, दूसरा होता है पात्रों का चरित्र चित्रण, और चौथा होता है आपका यानी अंत या भाषा शैली भी आ सकती है। लेकिन आप करोगे कथानक, पात्रों का चरित्र चित्रण, अंत, ठीक है। आगे बढ़ते। कहानी का पहला तत्व कौन सा होता है? कथानक होता है। दूसरा पात्रों का चरित्र चित्रण। कहानी के कितने भाग हैं? 1, 2, 3, 4। तो बच्चों आप याद रखेंगे, ये काफी बार पूछा जाता है, 3 है। कहानी के तीसरे भाग को क्या कहा जाता है? आरंभ, मध्य, अंत। तो ये आपका उत्तर रहेगा डी। अभी मैंने आपको बताया था कि पहला क्या है? कथानक है, दूसरा क्या है? पात्रों का चरित्र चित्रण, ठीक है, और इसके बाद है अंत। कहानी का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा डी, पात्रों का चरित्र चित्रण। पात्रों के चरित्र चित्रण में कितने तरीके होते हैं? 2, 4, 3, 5। तो इसका उत्तर रहेगा आपके 3 तरीके। पात्रों के चरित्र चित्रण के कितने तरीके होते हैं? 3 होते हैं। ये कहानी संवाद के लिए आवश्यक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, अनिवार्य है। तो कहानी संवाद के लिए अनिवार्य है। देखो अब अनिवार्य का मतलब समझे। अनिवार्य का आप जैसे आप इलेक्टिव बोलते हैं, जरूरी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, अब कोई कहानी लिखी जा रही है या सुनाई जा रही है, तो उसमें क्या है कि पात्र होंगे, तो वो संवाद यानी संवाद, उसमें क्या होगा? तर्क वितर्क जैसी कुछ बातें होंगी कुछ आपस में। तो एक पात्र बोलेगा, दूसरा उसकी सुन के फिर दूसरा बोलेगा, फिर उसका, तो ये संवाद, आपस में बातचीत हो रही है। तो यही नहीं होंगी तो कहानी लिखी ही नहीं जाएगी, कहानी सुनाई ही नहीं जाएगी। तो कहानियों में संवाद का होना बहुत ज़रूरी है। कहानी लेखन सीखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? नानी से कहानी सुनना, दादी से कहानी सुनना, कहानी लिखने का अभ्यास करना, अच्छी कहानियाँ पढ़ना। तो यहाँ आप कंफ्यूज ये तो आप करोगे नहीं, मुझे पता है। ये 2 ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये आप ध्यान से सुनेंगे। कहानियाँ लिखने का अभ्यास करना, ये नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो आएगा कौन? अच्छी कहानियाँ पढ़ना। देखो भाई, मान ली आपने कहानी पढ़ी है तो आपको पता है कि पहले क्या लिखा जाता है। आपने पढ़ी, इस लेखक ने कैसे लिखी है कि पहले ये आएगा फिर वो, कैसी कहानी। लेकिन आपने कभी ज़िंदगी में कहानी पढ़ी ही नहीं, भले ही आपने सुनी हो, पढ़ी ही नहीं, तो आप कहानी का अभ्यास कैसे करोगे? आप अभ्यास भी नहीं कर सकते। सबसे पहला कदम जब आप कहानी पढ़ोगे, फिर बाद में आपका दूसरे नंबर पर कहानी का अभ्यास आएगा, ठीक है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या है? मतलब कहानी के लिए जो केंद्र है, जो जरूरी है, वो क्या है? कथानक है, देश काल है, पात्रों का चरित्र चित्रण है, संवाद है। तो बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कथान। अब कई बच्चों को शायद ये नहीं पता हो कथानक का मतलब होता है जैसे कोई कठिन
कोई घटना विशेष को लेकर लिखी गई है। नहीं, आपको पता, जैसे कहानी आप धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हो, जैसे आगे बढ़ रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कहानी का मूल उद्देश्य क्या है। मान लीजिए किसी सैनिक पर आधारित है, तो उस ये बात है कि किस कहानी में वीरता दिखाई है, कि सैनिक की बहादुरी का वर्णन है। या फिर ऐसा है कि किसी की किसान की दिखाई गई, किसान के जीवन का संघर्ष दिखाया गया है, या किसी महिला पर की गई अत्याचार है और फिर किस तरह से उन्हें समाज में स्थान मिला। तो ये ऐसी कहानियाँ कथानक के आधार पर लिखी जाती हैं। कहानी का कौन सा तत्व प्रामाणिक और रोचक बनाता है? तो सबसे पहले आप प्रामाणिक को शुद्ध देखेंगे। प्रामाणिक ये कई बार शुद्ध में आता है। आपको पता है कि मैं साथ के साथ व्याकरण भी करवाती हूँ, तो यहाँ पर आ की मात्रा आएगी, यानी आप डंडा कहिए, आ की मात्रा कहिए, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये दिया जाता है, तो ये बच्चों गलत होता है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये देखो, ये ठीक है। ठीक है, कहानी का कौन सा तत्व उसे प्रामाणिक और रोचक बनाता है? संवाद, कथानक, देश काल, उद्देश्य। तो बच्चों ये आप सभी जानते हैं, उसका देश काल। अब आप यहाँ गलती कर सकते हो कि कौन सा प्रामाणिक को रोचक बनाता है? तो उद्देश्य कहानी का होता है, लेकिन उसे प्रामाणिक, ये नहीं कि प्रामाणिक का मतलब जैसे किसी राजा के ऊपर लिखी कहानी है, मान लीजिए चंद्रगुप्त पे लिखी है, तो उसमें क्या उस देश काल का यानी उस समय का वर्णन होगा। भाई मान लीजिए उस दौर पर लिखी तो उस समय भाषा कैसी होती थी, उस समय से उन्होंने संघर्ष कितना किया, कितने युद्ध जीते, किसके साथ युद्ध हुआ, तो वो प्रामाणिक होना चाहिए। ये नहीं कि उसमें कोरी कल्पना यानी झूठ हो ऐसा। तो कुछ तथ्य उस घटना के आधार पर होना चाहिए, उस समय के आधार पर होना चाहिए। तो देश काल ही उसको प्रामाणिक और रोचक बनाता है। ठीक है, प्रामाणिकता देश काल की उस समय। अब मान लीजिए आप अब की कहानी लिख रहे हैं, तो अब के समय का वर्णन होगा, वर्तमान का। अब भूतकाल में लिख रहे हैं तो उसका होगा, यानी भविष्य में समय बदल जाएगा तो उसके अनुसार होगा। तो ये इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक तो हम पढ़ रहे थे कहानी कैसे लिखे कहानी, तो आपकी जो कहानी लेखन की जो कला है उसके बारे में लिखा गया है। और अब जो आपका आएगा आगे का जो पार्ट है उसका मैं नाम बता देती हूँ आपको 1 मिनट के लिए। तो बच्चों इस पाठ का नाम है कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण। कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, और आपका अध्याय ये 11वां है। ठीक है, वैसे अध्याय का नहीं पता कोई बात नहीं, आपने तो ये थोड़ी ना पूछा जाएगा कि ये अध्याय कौन सा है, ये किससे लिया गया, ये ही होगा सीधा आपके MCQ। ये आपके दिए विकल्प दिए, आपको एक चीज़ का चयन करना होगा। कहानी और नाट्य कैसी विधाएं समान है, विपरीत है, अलग अलग है, मिलती जुलती हैं। तो आप याद रखेंगे अलग अलग है। देखो भाई कहानी को क्या है, कहानी को आपने लिखा, अलग अलग कैसे मैं बता देती हूँ। मान ली कहानी आपने लिख ली तो उसको छोड़ दिया, अब क्या है पाठक उसको पढ़ लेगा, आपका काम हो गया। लेकिन क्या है नाटक को क्या करना होगा, पहले ही उस पर कहानी लिखी जाएगी, फिर उस कहानी के माध्यम में हमें पात्र सिलेक्ट करने, पात्रों का चयन करना पड़ेगा, फिर पात्रों के इसके साथ रंगमंच होगा, फिर उस स्थान की जो ध्वनि है, प्रकाश है, तो वो भी आपको उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इसलिए कहानी और नाटक अलग अलग विधाएं हैं। कहानी गद्य साहित्य का कैसा रूप है, सुसंगठित, असंगठित, विशृंखलित, अनुकीर्ति। तो बच्चों इसका उत्तर होगा सुसंगठित। कहानी गद्य विधा का सुसंगठित, यानी गद्य का विधा का तो है यानी गद्य का और पद्य का। ठीक है, तो गद्य का मतलब ये कि सुसंगठित कहानी मतलब आपने आपस में बंधी हुई होगी, यानी उसका एक हिस्सा होगा, गद्य का हिस्सा होगा। ये नहीं कि आपने कहानी जैसे कि आप पद्य में कर रहे हो तो वो कविता बन जाएगी। ठीक है, नाटक जीवन की व्याख्या है, कहानी है, समस्या, अनुकीर्ति है। देखो भाई अनुकीर्ति का मतलब होता है नाटक जीवन की क्या है, अनुकीर्ति। तो ये एक जीवन का एक तरह से, अनुकीर्ति का मतलब नक्शा या नमूना होता है। ठीक है सर, नक्शा या नमूना, यानी कि हमारे जीवन में जो घटित होता है तो उसी का नक्शा हम देखिए नाटक में देखते हैं। यानी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया एक राजा है मान लीजिए, तो उसमें उसके जीवन, उसके बचपन का, उसमें जो उसने युद्ध लड़े, उनकी शादी हुई, इसके साथ ही उसने समाज के प्रति कैसा व्यवहार था, प्रजा के प्रति, तो बिल्कुल एक नक्शा जीवन का, पूरा संपूर्ण जीवन का नक्शा दिखाया जाएगा। नाटक में कैसे पात्र होने चाहिए, सजीव, निर्जीव, कठपुतली, रूढ़। तो यहाँ हो सकता है निर्जीव तो आपको पता नहीं करोगे, रूढ़ भी नहीं करो, लेकिन आपको लगे भाई कठपुतली, ये थोड़ी ना कि वहाँ
मतलब कठपुतली, ये पहले के होंगे तो कठपुतली कोई दूसरा उसका रोल कर रहा होगा, ऐसा नहीं, सजीव आएगा। मतलब कि जो आप मान लीजिए आप नाटक कर रहे हो तो आपको जो बोल रहे हैं वाद विवाद कर रहे हो, संवाद कर रहे हो या उसको अभिनीत कर रहे हो, तो आपको एक सजीव मतलब चलता फिरता सब कुछ दिखाना पड़ेगा। नाटक में किस तत्व की प्रधानता होती है? कथानक की, भाषा की, लेखन की, मंच सजा की। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों का नाटक में किसकी होती है? मंच सज्जा की। देखो तत्व की प्रधानता, जैसे मान लीजिए अगर आपने कथानक लिया तो आप क्या करेंगे, उसको एक तो कहानी बन जाएगी, कथानक सिर्फ कथानक होगा तो कहानी बन जाएगी, लेकिन उसे मंच पर भी अभिनीत करना जरूरी होता है, तभी वो नाटक बनेगा। नाटक पर मंच पर किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, लिखा जाता है, देखा जाता है, अभिनीत किया जाता है। तो देखो ये देखा जाता है, लिखा जाता है, ये तो नहीं करोगे क्योंकि सिर्फ नाटक नहीं, हम फिल्म भी देखते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आपको और भी चीज़ें बहुत देखते हो, लिखने के सिर्फ नाटक ही नहीं, कहानी भी, कविताएं भी, बहुत सारी चीज़ें लिखते हो, उपन्यास भी लिखते हो। अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, प्रस्तुत किया जाता है, अभिनीत किया। तो बच्चों अगर अभिनीत आ गया तो सबसे पहले आप अभिनीत करोगे, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों एक ही चीज़ है, प्रस्तुत करना, अभिनीत करना। लेकिन अभिनीत का मतलब होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, अभिनीत का मतलब ये देखा जाए तो बहुत अंतर होता है। प्रस्तुत करना तो क्या है, कुछ भी प्रस्तुत कर दिया, बोल दिया आपने, कुछ वाक्य बोल दे जो पात्र ने उसमें बोले थे। लेकिन अभिनीत का मतलब आपको ड्रेस भी वैसी पहनने की, पोशाक जो उस समय की होती है, मान ली राजा का रोल कर रहा है तो राजा की पोशाक, मुकुट पहनना पड़ेगा और श्रृंगार वाले। और किसी भी जैसे मान लीजिए किसी उसकी आप कर रहे हो किसी सेना के जवान की, तो आपको वर्दी वगैरह उस तरह का वो दिखाना पड़ेगा, पूरा माहौल उस तरह का होना चाहिए कि सामने से दुश्मन आ रहे हैं। तो इस प्रकार से अभिनीत किया जाता है, ठीक है। कहानी को नाट्य में रूपांतरित करना होता है, सहज कार्य, लिखित कार्य, वाचन कठिन कार्य। तो ये आप सभी जानते हैं, कठिन कार्य होता है, इतना आसान नहीं होता। मान लीजिए आप ही किसी, आपने बचपन में रोल किया होगा, किसी का भी रोल, किसी राजा का किया है, सेना का, किसान का, या फिर किसी का भी, तो उस तरह आपको एक कम से कम 1-2 महीने पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है। उसी कपड़े, वो वो संवाद आपको दिया, आपको ऐसे बोलना है, ऐसे रिएक्ट करना है, यहाँ थोड़ा गुस्सा दिखाना है या शांति से बात करनी है, और यहाँ आपको सहज रहना है, यहाँ आपको हंसना है, यहाँ आपको रोना है। तो ये एक तरह से ये बार मतलब अपना अपना रोल बना, एक इंसान को विभिन्न रूपों में डालना एक आसान काम नहीं होता, कठिन कार्य होता है। कहानी को नाट्य में रूपांतरित करते समय उसके कथानक किस आधार पर विभाजन किया जाता है। मतलब कहानी को नाटक में रूपांतरित, यानी कहानी को हम नाटक में बदल रहे हैं, तो उसकी कथानक यानी उसकी घटना है वो किस प्रकार से विभाजित करोगे, किस प्रकार से बदलोगे। संवादों के आधार पर, पात्रों के आधार पर, समय और स्थान के आधार, भाषा शैली के आधार पर। तो बच्चों इसका आपका उत्तर आएगा समय और स्थान के आधार पर। मान लीजिए अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्रश्न हालांकि दोनों का अर्थ है कि, लेकिन थोड़ा सा घुमाकर एक प्रश्न 2-3 ढंग से दे दिया है। मान लीजिए आप लिख रहे हो, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि राजा का रोल कर रहा हो, तो उस समय की जो भाषा भी उस समय की होनी चाहिए, पोशाक भी उस समय की होनी चाहिए, और जो आपका जो सीन है ये भी, यानी प्रजा दिखा रहे हो तो बहुत सारे प्रजा के, तो उनकी गरीबी वाली पोशाक होगी, राजा की क्या होगी, थोड़ी अच्छी वाली पोशाक होगी, रानियों की कैसी औरतों वाली पोशाक होगी। तो ये समय, पोशाक और स्थान, यानी स्थान को हमने लाइट वगैरह का वैसा ही प्रबंध करा। मान लीजिए आप एक किसी स्थान का, यानी किसान का कर रहे हो तो वहाँ खेत होगा, स्थान का आप देखें तो खेत होगा। और किसी राजा का कर रहे हो तो राजमहल का सीन दिखाना होगा, या किसी सेना के जवान का कर रहे हो तो वहाँ पर आपको पहाड़, पत्थर, दुश्मन, गोली, ये सब चीज़ें आपको सम्मिलित करनी पड़ेंगी। तो इतना लंबा खींचने की आवश्यकता नहीं है, आप समझ सकते हो। कथा वस्तु में किन का लेखा जोखा होता है? चरित्र का, संवादों का, वार्तालाप, घटनाओं का। तो यहाँ आपका रहे घटनाओं का। कथा वस्तु में किन का लेखा जोखा होता है? घटनाओं का। उस घटना महत्वपूर्ण की, उस समय कैसी घटना की थी। मान लीजिए आप कल आपका चयन हो जाता है टीचर लाइन में, तो आपको कि आप मान लीजिए आप ही अपने जीवन पर कोई नाटक लिख रहे हो, आपके जीवन पर ही, या कोई और लिख रहा है, तो आपसे पूछेगा भाई आपने किस किस तरह से संघर्ष किया। तो आपको मेरे साथ ये घटना की, मैं तैयारी कर रहा था, ये हुआ, मुझे इतने अटेम्प्ट किए, मैंने इतने एग्जाम दिए, इस समय विफल रहा और अंत में मैं सफल हुआ। तो ये पूरी आपके जीवन की एक तरह से घटना का लेखा जोखा होगा, ठीक है।
चीफ की दावत के लेखक का क्या नाम? भीष्म साहनी, प्रेमचंद, उदय प्रकाश, निर्मल वर्मा। तो भीष्म साहनी। देखो यहाँ से आपके कितने प्रश्न बन रहे हैं। एक तो आपका साहित्य भी तैयार हो रहा है कि चीफ की दावत, और दूसरा क्या है आपके ये जनसंचार अभिव्यक्ति माध्यम के प्रश्न थे। यहाँ एक पंथ दो काज हो रहे हैं। जो चीफ की दावत के हैं भीष्म साहनी। टोबा टेक सिंह कहानी के लेखक कौन है? तो ये बच्चों आएगा अमरकांत भगवती चरण वर्मा, मंटो आएगा इसका, ठीक है। ईदगाह कहानी के लेखक का क्या नाम? भीष्म साहनी भगवती। ये आप सभी जानते हैं क्योंकि आपने कई बार इसे बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका उत्तर रहेगा बच्चों डी, प्रेमचंद। ईदगाह वो कैसे एक बच्चा अपनी दादी के लिए चिमटा लेके आता है और बच्चे खिलौने खरीदते, मिठाई खरीदते हैं, लेकिन एक ये इमोशनल एक भावुक कहानी है कि उसको लग रहा है कि उसकी दादी रोज रोटी बनाती है, उसके पास चिमटा नहीं है, उसके हाथ जल जाते हैं। इनमें से प्रेमचंद किस कहानी का नाट्य रूपांतर हुआ? मतलब कहानी है लेकिन बाद में उस पर नाटक भी बनाया है। मतलब पहले तो कहानी के नज़रिए से लिखी गई थी लेकिन बाद में उसको नाटक में भी बदल दिया गया। तो ये है कफन। कफन में आपने देखा होगा कि एक जो पिता है और एक बेटा है, दोनों शराब पीते हैं और उनकी जो पहले उसकी मतलब माताजी मर जाती, फिर अब अपनी बहू का और पुत्र वधू का ध्यान नहीं रखते हैं और कैसे वो बेचारी प्रसव पीड़ा से मर जाती है और बाद में उसके कफन के पैसे लेते हैं गांव से और वो भी के भी शराब पी जाते हैं। तो ये आपने पढ़ी होगी। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? तो रुपया तुम्हें खा गया, पुरस्कार, एक गेहूँ, करवा चौथ। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा आपका ऑप्शन रुपया तुम्हें खा गया। इस कहानीकार नाट्य, इस पर नाटक भी बना है। रुपया तुम्हें खा गया किस लेखक के का क्या नाम? भगवती चरण वर्मा। रुपया तुम्हें खा गया भगवती चरण वर्मा। इनमें से कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है मोहनदास, शतरंज के खिलाड़ी, बड़ी दीदी, नमक। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनदास कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है। अब ये मोहनदास कहानी है किसकी? प्रेमचंद की, यशपाल की, उदय प्रकाश की, निर्मल वर्मा की। तो ये उदय प्रकाश की कहानी है और इस पर नाटक लिखा गया है उदय प्रकाश की। इनमें से किस कहानी प्रेमचंद की नहीं है? कफन, बड़े भाई साहब, दुविधा, मोटेराम शास्त्री। तो कफन, बड़े भाई साहब तो सभी ने पढ़ी होगी, ये तो दुविधा नहीं है। मोटेराम शास्त्री शायद किसी ने नहीं पढ़ी हो। इनमें से किस कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है? धूप का टुकड़ा, नमक आकी, पिंजरे की उड़ान। तो धूप का टुकड़ा का नाट्य, धूप का टुकड़ा, ठीक है, धूप का टुकड़ा। अब धूप का टुकड़ा के लेखक का नाम बताइए। तो ये है आपका निर्मल वर्मा है, धूप का टुकड़ा निर्मल वर्मा। स्थान और समय के आधार पर कहानी को किन रूपों में लिखा जाता है? संवादों के रूप में, देश काल के रूप में, भाषा शैली के रूप में, दृश्यों के रूप में। देखिए बच्चों अब मैं जहाँ रुकना होता है वहाँ मैं रुकूंगी और वैसे मैं आपका समय खराब नहीं करना क्योंकि आप इतने छोटे बच्चे नहीं हो, आपकी तैयारी हो चुकी है, अब आप रिवीजन कर रहे हो, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी से करवा रही हूँ। समय अभी तक हमने पढ़ा था कि समय और स्थान ऐसा होना चाहिए। अब क्या है, बात वही है लेकिन थोड़ी सी घुमा देगी। तो दृश्यों के रूप में यानी जो आपका समय है उस समय जो पौराणिक समय है, पौराणिक पर लिख रहे हो, ऐतिहासिक कहानी लिख रहे हो, धार्मिक लिख रहे हो, तो दृश्य भी वैसे होने। मान लीजिए आप लिख रहे हो किसी धर्म विशेष पे, मान लीजिए वहाँ कोई भजन कीर्तन हो रहे हैं तो वहाँ आपको व्यवस्था करें भगवान की मूर्तियाँ, भजन कीर्तन करने वाले, तो वो वैसे ही आपको पात्र भी लेने पड़े। या कोई ऐतिहासिक तो इतिहास की घटना होगी, कोई पौराणिक है तो पौराणिक की घटना होगी, और कोई अगर शिक्षा है वर्ध है तो वो दिखाए, कोई गरीबी की तो गरीब की दैनिक दशा। तो इस तरह के दृश्य तैयार किए जाते हैं। नाटक का प्रत्येक दृश्य कैसा होना चाहिए? कथानक का आरंभ, कथानक का हिस्सा, कथानक का मध्य, कथानक का अंत। तो बच्चों इसका आप उत्तर सभी जानते हैं, कथानक का हिस्सा। भाई नाटक जब लिख रहे हैं तो दृश्य जो हमने कहानी लिखी है तो उस कहानी के अनुसार ही दृश्य होने चाहिए। ये नहीं हम कहानी कुछ लिख रहे हैं और दृश्य कुछ दे रहे हैं। तो जैसी कहानी लिखी जाएगी वैसा ही नाटक भी में दृश्य दिखाने होंगे। दृश्य अगले दृश्य के साथ कैसे तैयार किया जाता है? भूमिका क्या, भाषा, परिवेश। दृश्य अगले दृश्य के लिए क्या तैयार करता है? मान लीजिए हमने एक नाटक के 3 भाग होते, जैसे हमने एक भाग दिखा दिया तो एक भाग में मान लिया मैंने, जैसे आप ऐसा नहीं समझोगे तो सीरियल लीजिए, जैसे आपने टीवी में कोई सीरियल देख रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि मतलब कि ज़्यादातर देखो मैं तो सीरियल देखती नहीं हूँ, पर ये है कई बार जैसे घर में चलते तो इधर उधर जाते देखें ये सीन इसके बाद देखिए तो पहले इसके बाद देखिए, ऐसे वो 10-10 दिन लगा देते हैं ये सीन इसके बाद। तो आपको आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा,
तो यही होती है कि आपको ये पता होता है कि एक दृश्य देखने बाद इस दृश्य का कोई ना कोई अंत होगा, या पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो यानी नकारात्मक सकारात्मक। तो यही है सीरियल में, आप टीवी में देखते हो कि आगे देखिए ये आएगा, आगे देखिए, तो आपके अंदर उत्सुकता रहेगी आगे क्या आएगा, कब आएगा, लेकिन उसमें 10 दिन लग जाते हैं। तो उसी तरह नाटक में 10 दिन तो नहीं लगते हैं, लेकिन मान लीजिए मंच की बात कर रही हूँ मैं, हम यहाँ मंच की बात कर रहे हैं ना कि मैं टीवी की बात कर रही हूँ। तो ये एक भूमिका होती है कि ऐसे ऐसे आगे आएगा, भूमिका तैयार कर देता है। विभिन्न प्रकार के विवरणों को नाटक में स्थान देने के लिए कैसे तरीके सामान्य एक दूसरे संबंधित अलग अलग। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा अलग अलग। विभिन्न प्रकार के नाटकों में स्थान देने के लिए कैसे तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। नए लिखे संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ कैसा संबंध होना चाहिए। ठीक है, देखो नए लिखे संवादों कहानी के मूल संवाद से, अब मान लीजिए आप मूल संवाद यानी मूल जो जिसका आपका उद्देश्य ये हमें प्रस्तुत करना है, तो उसमें क्या अलग होने चाहिए, पुराने उसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उनसे मेल खाने होने चाहिए। अब ये नहीं आप शिक्षा पर लिख रहे हो और बात कर रहे हो आप वहाँ धार्मिक की, तो ऐसा नहीं। तो आपका संवाद भी शिक्षा वाले होने चाहिए, संवाद भी आपके जो मान लीजिए आप किसी मरीज को दिखा रहे हैं तो उसमें दवा दारू के संवाद होने चाहिए, आपकी तबीयत कैसी है क्या, तो ये मेल खाने होने चाहिए आपस में। नाटक के संवाद कैसे होने चाहिए, विस्तृत, कठिन, लंबे और छोटे, प्रभावशाली। तो छोटे और प्रभावशाली यानी बात छोटे तरीकों में कह भी दे और प्रभाव भी छोड़ जाए। ईदगाह कहानी हामिद नामक पात्र की किस वस्तु का जिक्र नहीं किया गया। अभी ईदगाह थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, वैसे आपने पढ़ी भी होगी, ये आपके पाठ्यक्रम में दी है। तो खान पान, कपड़ों का, वातावरण का, बोलचाल, ये नहीं कह रही कि आपके इसमें आरो भाग 1-2 में, वैसे एनसीईआरटी में है ये पाठ। तो उसमें क्या है, वो दादी की देख रेख के लिए कैसे उसकी दादी खाना बनाती है और उसके हाथ जल जाते हैं, तो उसमें खान पान का बात, बच्चे भी मिठाई खा रहे हैं, वातावरण उसमें मेले का जिक्र है, बोलचाल बातचीत कर, लेकिन कपड़ों का जिक्र नहीं किया गया उसमें। नाटक में अभिनय किया जाता है भाई, अभिनय किसका काम, पात्र का, लेखक का, दर्शक का, निर्देशक। देखो बच्चों यहाँ मैं बहुत सारे बच्चों की कमेंट आएंगे इस प्रश्न पर, लेकिन मैं अपनी राय बता देती हूँ और जो माना गया वो प्रश्न भी मैं आपको बता देती हूँ। मुझे पता है आप बाद में कमेंट करोगे मैं ऐसा नहीं कि ऐसा आएगा, तो मैं अब क्या करती हूँ कि जो आपके आयोग ने माना है मेरी राय में, या फिर वो प्रश्न कैसे होता है ये मैं बता देती हूँ। तो इसमें जो मैंने देखा इस बुक में, उसका उत्तर रहेगा सी, निर्देशक। अब आप सोचिए, मान लीजिए आप फिल्म के बारे में सोचिए नाटक में, तो उसमें क्या है, डायरेक्टर होता है, जो निर्देशक होता है वो तो फिल्म लिखता है, यानी कहानी लिखता है, फिल्म भी कहानी पर कहानी लिखता है, लेकिन उसको अभिनय, तो जिसका अभिनय किया वो अभिनेता करता है या अभिनेत्री करती है, तो वो एक तरीके से पात्र ही होता है ना। तो मुझे तो इसका उत्तर ए लग रहा है कि पात्र ही होना चाहिए। वैसे इस बुक में नाटक में अभिनय किसका काम है, तो उन्होंने निर्देशक लिया है। तो अब आप बिल्कुल स्वतंत्र हो कि आप सी उत्तर मानो या ए मानो। मेरे हिसाब से इसका उत्तर ए आना चाहिए, क्योंकि पात्र का काम होता है अभिनय करना, निर्देशक तो उसे चाहे नाटक लिखी, कहानी लिखी, फिल्म लिखी, वो तो उसको लिखता है। तो लेकिन इसमें उत्तर सी है मेरे हिसाब से इसका ये। अब आपकी मर्जी, आप किसे मानोगे। नाटक में चरित्र चित्रण और संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है, अभिनय, संवाद, विदेश काल, ध्वनि और प्रकाश। तो इसके लिए ध्वनि और प्रकाश है। अब आपके मन में एक सवाल और होगा, मैं बता देती हूँ कि पात्रों में चरित्र चित्रण, संवेदनात्मक प्रभाव उत्पन्न क्या आवश्यक है। मान लीजिए आप क्या है, आपके यहाँ आप कन्फ्यूज, संवाद तो देखो कहानी में भी संवाद होते हैं, ठीक होते हैं ना, देश काल भी होता है, क्योंकि उस समय की जो कहानी लिखी जाए उसमें अभिनय तो, लेकिन यहाँ अभिनय और इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ये मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी। ध्वनि, अब देखो अभिनय हो रहा है, तो अभिनय अंधेरे में हो रहा है, ना उसमें प्रकाश है, ना कोई बोल रहा है, मतलब ऐसे, तो वो क्या नाटक बन जाएगा। तो सबसे पहली ज़रूरी बात है कि उसमें ध्वनि होनी चाहिए, यानी उसमें पात्र बोल रहे हैं तो वो आपको सुनना भी चाहिए, प्रकाश यानी उचित प्रकाश होना, आपको दिखना भी चाहिए, यानी जो पात्र बोल रहे हैं वो आप तक आवाज़ आनी चाहिए। आप ये तो नहीं कि गूंगे, आप कुछ नाटक ऐसे कोई गूंगे तो पूरा गूंगा नहीं, कोई तो बोलेगा। और मान लीजिए गूंगे पर लिखा जाएगा तो प्रकाश तो होना चाहिए, प्रकाश होगा तभी तो आप उसे देख पाओगे। तो इसलिए इसका उत्तर बच्चों अभिनय न होकर इसका डी उत्तर आएगा, ध्वनि और प्रकाश।
स्वगत कथन के आधार पर किसका प्रयोग किया जाता है? स्वगत यानी मान लीजिए आप आपस में कुछ सोच रहे हो, तो भाई मुझे क्या पता अब आप फिलहाल अब क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या चल, मुझे नहीं पता, मेरे मन में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। लेकिन ये तो नहीं कि अब हम तो क्या कर पढ़ रहे हैं और आपस में पढ़ रहे हैं, तो ये तो मैं बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाऊँ और सोचने लग जाऊँ तो आप क्या बोर हो जाओगे कि मैम आगे बोल ही नहीं रही, तो आप तो चुपचाप सुन रहे हो मुझे, अरे मैं बोलना बंद कर दूंगी तो आप भी वीडियो को बंद कर दोगे। लेकिन क्या है, जब नाटक लिखा जाता है, जब नाटक अभिनीत किया जाता है, लिखना नहीं बोलूँगी, अभिनीत किया जाता है या अभिनय हो रहा है, तो उसमें क्या है, कई बार पात्र को, जैसे मान ले एक पात्र यहाँ खड़ा है, एक यहाँ खड़ा है, आपस में दोनों की बातचीत चल रही है और ये पात्र इसको बताना नहीं चाह रहा है, कुछ बातें छुपा रहा है, तो मन मन में सोच रहा है। तो अब सोच रहा है, तो ये जो दर्शक है, मान लीजिए दर्शक देखने वाले, तो इनको भी तो पता होना चाहिए कि वो सोच क्या रहा है। तो इसको दिखाने के लिए क्या किया जाता है आजकल, तो इसको दिखाने के लिए पहले मैं इसका उत्तर बता देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी इसमें। तो वॉइस ओवर का मतलब कि जैसे कि ये मैंने आपको बताया, ये पात्र हैं आपस में, ये दर्शक हैं, तो यहाँ जो पर्दा लगा होता है तो पीछे एक पात्र को बैठा दिया जाता है, वो क्या है, वो उसको बोलेगा, ये पात्र सोच रहा है इसके बारे में बोलेगा और वो ध्वनि क्या है दर्शकों तक जाएगी, वो ध्वनि दर्शकों, आपको ये लगेगा कि ये पात्र सोच रहा है मन में, ये ऐसे बोलेगा, लेकिन उस ध्वनि की आवाज़ इसकी करीब की बजाय थोड़ी कम कर दी जाती है, यानी उसको लाइट के से और उसी ध्वनि को ऐसे प्रस्तुत किया जाता है कि जैसे यही पात्र सोच रहा है। आपको ये लगेगा कि ये पात्र सोच रहा है, लेकिन इसकी आवाज़ किसकी होती है, इस पर्दे के पीछे वाले पात्र की हो। तो समझ गए होंगे, ऑप्शन ए है इसका उत्तर, वॉइस ओवर का। ठीक है। ईदगाह कहानी अम्मा वाले अंश के लिए नाट्य रूपांतरण करते इसमें किस शैली का प्रयोग किया गया? शैली का मतलब होता है जी कि ये कैसी शैली है उसकी, मतलब अब ईदगाह कहानी लिख दी, अब उसका नाट्य रूपांतरण भी किया था, लेकिन उसकी शैली कैसी है, मतलब कि वर्णनात्मक शैली है, फ्लैशबैक शैली है, भावात्मक शैली है, संबोधनात्मक। तो इसकी शैली, वर्णन का मतलब बहुत लंबा चौड़ा वर्णन कर देना, भावुकता भी मतलब भावना पर, भावनाएं तो हैं इसमें, ऐसे नहीं कि भावना नहीं, कि भावना तो है क्योंकि दादी और पोते के प्रति प्यार दिखाया गया। संबोधन शैली, संबोधन मतलब पुकारना, लेकिन फ्लैशबैक शैलियाँ मुख्य आएगा क्योंकि मुख्य यही आएगी। वैसे इस शैली का भी वर्णन है लेकिन ये कम है, ज़्यादा कौन सी है, फ्लैशबैक शैली। तो अब कुछ बच्चों के मन में सवाल होगा कि फ्लैशबैक शैली क्या होती है। फ्लैशबैक शैली ये होती है, माने हम अब की क्या शुरुआत तो हम अब के वर्तमान की कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान के साथ साथ हम अतीत की भी कुछ सीन दिखा रहे हैं, यानी बीते हुए के सीन दिखा रहे हैं। अब क्या है, जैसे ये क्या है, वो ईदगाह में हामिद है, अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद रहा है, तो उसके मन में क्या है, उसके मन में ये सवाल आएगा, कल दादी रोटी बना रही थी तो हाथ जल गया, तो वो सोच रहा है, तो क्या करेगा, उसको जो दिखाने वाला है, जो शो करने वाला है, तो जो लाइट वगैरह, तो वो क्या करेगा, जैसे हामिद पर लाइट कम कर देगा, फिर जो रोटी बना रही है दादी उस पर प्रकाश डाल देगा। ठीक है। तो कभी क्या है, हामिद क्या है वर्तमान में चिमटा, मान लीजिए अभी वो चिमटा खरीदा वर्तमान में, लेकिन दादी ने जो रोटी बनाई है वो अतीत में यानी बीते हुए समय में बनाई है। तो अब क्या है, पात्र ने शुरुआत की है, अब जो अभिनीत किया, जो दिखाया गया, हम जो देख रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम वर्तमान से अतीत की तरफ जा रहे हैं। पहले वर्तमान में थे, अब अतीत में चले गए, यानी अतीत की घटनाओं को दिखाया। जब अतीत की घटनाओं को वर्तमान में दिखाया जाता था तो उसे फ्लैशबैक शैली कहते हैं। तो ये जो है इसका उत्तर रहेगा बच्चों आपका बी। कहानी का नाट्य रूपांतरण करते इसमें पहला पार्ट क्या हो सकता है? कथानक का आरंभ, किसी नाटक को पढ़ना, रूपांतरण के नियमों को जानना, अच्छी नाट्य प्रस्तुतियाँ करना। तो बच्चों इसका आपका उत्तर रहेगा डी रहेगा, अच्छी नाट्य प्रस्तुति देखना। अब मान लें कहानी को हम नाटक के रूप में बदल रहे हैं, कहानी को हम नाटक में बदल रहे हैं, तो अब हम अच्छे अच्छे नाटक देखेंगे। पहले मैंने नाटक देखा है तभी तो हम कहानी को नाटक में प्रस्तुत करेंगे। अब हमको पता ही नहीं होगा, अब हम कहानी को नाटक में बदलने बैठ जाए, हमें पता ही नहीं कैसे कैसे क्या, जो हमने पहले देखी होंगी, जो चीज़ देखी होती है। अब मान लीजिए आप परीक्षा में देने जा रहे हो और आपको सीधा बोल जाओ आप परीक्षा देने, आपका पेपर आ गया इस तारीख को है, तो पहले आप उसकी तैयारी तो करोगे ना। अब तैयारी नहीं होगी तो पेपर कैसे करोगे उसको, और आप पेपर दे भी दिया तो सफल नहीं हो सकते। तो आपको क्या सफल चीज़ें नहीं, सफल कोई चीज़ बनानी है तो पहले वो कार्य करके देखना होगा
ईदगाह कहानी में ईदगाह में जाने से पहले बच्चे क्या गिन रहे हैं? अपने पैसे, अपने कपड़े, अपने साथी, अपने खिलौने। तो अपने पैसे गिन रहे हैं। इनमें से प्रेमचंद कहानी का नाट्य रूपांतरण हुआ है गबन, गोदान, रंगभूमि। तो गोदान ये आप सभी जानते हैं। तो बच्चों यहाँ आप कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, ये आपने पढ़ा। और यहाँ मैंने कोशिश की है आपके दो पाठ अब मैंने संपूर्ण करवा दी हैं। इन दोनों पाठों से संबंधित, इन प्रश्नों से संबंधित जो भी आपके डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके जवाब का उत्तर देने की कोशिश करूँगी। और इसके साथ ही आपको क्लास कैसी लगी वो ज़रूर लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। और इसी प्रकार से आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो घंटे वाले निशान को ज़रूर दबा लें, क्योंकि जब आप घंटे वाले निशान को नहीं दबाओगे तो आप तक वीडियो उचित समय पर नहीं पहुंच पाएगी। और मैं चाहती हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। पढ़ते रहिए, दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।